दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के सलूशन को देखते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली बेस पर देखते हैं। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा संसद। संसद के 2 पार्ट हमने किए हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और यह संसद से जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इन सभी क्लासों को एक बार आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज का शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लगाया है क्योंकि वह सही नहीं था, तो दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में। बी, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। सी, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो देखते हैं। नंबर 1 दिया है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो दूसरा भी राइट है। तो 1 और 2 दोनों हमारे सी वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? कथन, पहला कथन दिया है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो यह भी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों कथन सही होने के जरिए से हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। बी, संसद का हिस्सा होता है। सी, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। डी, संसद में वोट दे सकता है। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है। ए, केवल लोकसभा से। बी, लोकसभा और प्रधानमंत्री से। सी, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से। डी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को जैसा कि पता होगा कि भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। अगला देखते हैं, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो यहाँ पर कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। नंबर 1 राष्ट्रपति है, होगा। नंबर 2 राज्यसभा है, बिल्कुल होगा। नंबर 3 लोकसभा, यानी कि 1, 2, 3 उपराष्ट्रपति नहीं होता इसमें। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 से मिलकर बनती है।
भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ए लोकसभा एवं राज्यसभा। तो यहाँ पर हमारा लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री। यहाँ प्रधानमंत्री होने की वजह से कट जाएगा। यहाँ सिर्फ दो ही हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, ये भी कटेगा। लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, यह भी गलत होगा। राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, यानी कि दोनों सदन का मतलब है हो जाएगा एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ भी वही पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ए राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो पहला वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित है। भारतीय संसद के घटक हैं, तो यहाँ भी वही कुल मिलाकर क्वेश्चन है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो संसद का कौन भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, कम से कम 2 बार। एक बार संसद हो जाने के बाद में दूसरी संसद के बीच का जो गैप हो कम से कम वह 6 माह हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। ए 4, बी 6, सी 1, डी जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कम से कम 2 संसद के सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। देखेंगे कौन कौन सम्मिलित है। नंबर 1 दिया है अध्यक्ष लोकसभा, सम्मिलित है। नंबर 2 उपाध्यक्ष लोकसभा, यह भी सम्मिलित है। महासचिव लोकसभा, यह भी सम्मिलित है। अध्यक्ष राज्यसभा, यस, यानी कि जो लोकसभा के अंदर है वह भी इसी में आएंगे। राज्यसभा के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी चारों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सहायता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 60 दिन। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य
की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिससे के दौरान वह सदन सत्रावासित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता हो। 17 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ए 6 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 1 वर्ष, ई उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 माह। तो यहाँ पर हम 2 मंथ लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी पंजाब विधानसभा का, डी राजस्थान विधानसभा का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह ए सरकार में विश्वास खो देता है, बी लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, सी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, डी मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि देखें तो हो जाएगा हमारा सी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। नंबर 2, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। नंबर 3, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। चारों ऑप्शनों में से कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हमारा कौन कौन सा सही है, ए और 2, तीसरा गलत होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी। लाभ के पद का राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे या इसकी व्याख्या देखेंगे हम सबसे पहले। दिया है विश्लेषण 1, कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्य की निर्हरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 के 1 के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191 का के अंतर्गत राज्यों में विधानमंडल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं विश्लेषण 2,
कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निरर्हर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निरर्हर अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103(1) के एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192(1) एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही उत्तर विकल्प बी तथा विश्लेषण 2 के अनुसार सही उत्तर विकल्प ए माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तों को निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 104, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 82, डी अनुच्छेद 117। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ए चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, सी साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, डी अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ए अनुच्छेद 127, बी अनुच्छेद 122, सी अनुच्छेद 126, डी अनुच्छेद 139। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 122। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? ए संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, बी संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 27 नंबर, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? ए ये वाला ऑप्शन देखते हैं। निम्न कथनों में से सही बताना है हमको, केवल एक राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा ए वाला राइट है। बाकी आगे चेक कर लेते हैं। बी राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं सी किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान वर्जना नहीं है। यहाँ पर इसका यह भी सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा सही पूछ रहा है, तो इसमें ए और सी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? ए, राष्ट्रपति की इच्छा से। बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। सी, किसी भी परिस्थिति में। डी, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ए, अनुच्छेद 249। बी, अनुच्छेद 250। सी, अनुच्छेद 252। डी, अनुच्छेद 253। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? ए, सभी राज्यों की सहमति से। बी, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से। सी, संबंधित राज्यों की सहमति से। डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ए, सर्वोच्च न्यायालय। बी, संसद। सी, राज्य विधानमंडल। डी, क्षेत्रीय परिषदें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है? ए, मर्यादा। बी, पक्ष त्याग। सी, अंतर प्रदन। डी, बैठ जाना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, बैठ जाना। देखेंगे यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर। मर्यादा के अंतर्गत क्या आता है? विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदन का मतलब किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाती है। अगला, बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में शून्यकाल का समय है। ए, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। बी, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। सी, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक। डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो शून्यकाल का समय यह देखा जाए तो होगा हमारा 11 से 12 बजे तक, और डी वाला भी ऑप्शन यहाँ होगा 12 से 1 बजे तक। यह दोनों शून्यकाल के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला या इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तन कर दोपहर 12 से 1 बजे तक कर दिया गया, और तदनुसार अब राज्यसभा में यहाँ पर बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। ए,
सत्र का प्रथम घंटा। बी, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। सी, प्रश्नकाल के पूर्व का काल। डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से देखते हैं। ए, भारत की। बी, अमेरिका की। सी, ब्रिटेन की। डी, स्विट्जरलैंड की। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत की देन है शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। ए, 30 मिनट। बी, 1 घंटा। सी, अनिश्चित काल के लिए। डी, 2 घंटे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1 घंटा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ए, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। बी, निलंबित प्रस्ताव। सी, स्थगन काल। डी, प्रश्न उत्तर सत्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न उत्तर सत्र। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। ए, विधेयक की प्रस्तुति के समय। बी, द्वितीय वाचन में। सी, प्रतिवेदन स्तर पर। डी, तृतीय वाचन में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय वाचन में। अगला क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। बी, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। सी, सदनों का 2/3 बहुमत। डी, सदनों का पूर्ण बहुमत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। ए, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। बी, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। सी, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। डी, विधेयक व्यापक हो जाएगा। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। ए, राष्ट्रपति। बी, प्रधानमंत्री। सी, राज्यसभा का सभापति। डी, लोकसभा का अध्यक्ष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ए, स्पीकर। बी, उपराष्ट्रपति। सी, राष्ट्रपति। डी, प्रधानमंत्री। चारों ऑप्शन और चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। ए, चेयरमैन राज्यसभा। बी, स्पीकर। सी, प्रधानमंत्री। डी, प्रोटेम स्पीकर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी, स्पीकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ए, राष्ट्रपति। बी, उपराष्ट्रपति। सी, लोकसभा के अध्यक्ष। डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट उत्तर बताना है। कूट के माध्यम से देखते हैं। पहला कथन दिया गया है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, तो सही हो जाएगा। दूसरा है, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, तो यह भी राइट हो जाएगा। इस प्रकार 1, 2, 3 तीनों सही है, तो डी वाले ऑप्शन में मिलेंगे हमको, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। पहला कथन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, गलत है। नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, तो यह भी गलत है। अगला कथन, ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो यह हमारा राइट होगा, 4 वाला, और 4 वाला राइट है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की। जहाँ पर व्याख्या की आवश्यकता थी वहाँ पर हमने व्याख्या भी देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी, और आपको यह कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है, तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर एक साथ में आप सभी क्लासों को देख सकते हैं, और इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।